ओके स्टूडेंट्स, डाइजेशन में नेक्स्ट ऑर्गन का स्टडी करते हैं, स्टमक। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग मींस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस और रिवाइज कर रहे थे। इसमें डाइजेशन इन माउथ हमने किया है। 3 ऑर्गन्स होते हैं माउथ में, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स लिवर और पेनक्रियास को एसोसिएटेड ग्लैंड में रखना है, मतलब वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, हेल्प इन डाइजेशन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे माउथ में डाइजेशन हो गया स्टार्च का, और ये जो एमाइलेज हमने माउथ में स्टडी किया है उसको कई बार सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं, क्योंकि ये एमाइलेज जो एंजाइम है ये फिर से स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मिलता है, तो दोनों का फंक्शन एक ही है, स्टार्च का डाइजेशन माल्टोज में करना, लेकिन क्योंकि ये सलाइवा में प्रेजेंट होता है इसलिए इसको सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। मीन्स बहुत सारे क्वेश्चन माउथ पे बन जाते हैं कि कौन से फूड का डाइजेशन होता है, तो स्टार्च का डाइजेशन होता है माल्टोज में। स्टार्च एक बड़ा शुगर है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, मतलब उसमें 2 शुगर के कंपोजिशन से माल्टोज बनता है, ठीक है। फिर एक पाइपलाइन पाइप जैसी स्ट्रक्चर आती है जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, वो फूड पाइप विंड पाइप के बैक साइड पे प्रेजेंट होती है, यानी डॉर्सल साइड ऑन विंड पाइप, है ना, उसको डॉर्सल बोलते हैं। हमारी बॉडी का जो पीछे वाला पोर्शन है उसको डॉर्सल बोलते हैं, आगे जिसमें हम फ्रंट में बात करते हैं उसको वेंट्रल कहते हैं, ठीक है। तो डॉर्सल साइड पे फूड पाइप प्रेजेंट होती है, और फूड को विंड पाइप में जो प्रिवेंट करने के लिए, जाने से रोकने के लिए एपिग्लॉटिस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो फिर स्टमक की, अब उस फूड पाइप का सिर्फ फंक्शन फूड को माउथ टू स्टमक पास करने का होता है। देयर इज नो टाइप एनी टाइप ऑफ डाइजेशन प्रोसेसिंग, कुछ नहीं होता है, सिर्फ फूड सलाइवा के साथ मिक्स होके अब उसको क्या बोलेंगे, बोलस, ठीक है। तो दैट फूड विच इज मिक्स्ड विद सलाइवा नोन एज बोलस पास इनटू स्टमक, ठीक है। स्टमक को गैस्ट्रिक रीजन भी कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जहां पर गैस्ट्रिक वर्ड आएगा तो वो स्टमक से रिलेटेड होता है। स्टमक का शेप जे शेप होता है, ठीक है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जे शेप होता है, कौन सी साइड पे प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है ना। स्टमक में भी 3 ग्लैंड्स होती हैं जो 3 टाइप के सिक्रीशन करती हैं, स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट होती है, 3 टाइप की होती है ना। तो उन ग्लैंड्स को क्योंकि वो स्टमक में सिक्रीशन करती है इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ओके। ये वर्ड्स हमारी बुक में नहीं है लेकिन बहुत काम आते हैं, इन्हीं वर्ड से स्टमक, बार बार स्टमक नहीं कह के गैस्ट्रिक रीजन और द रीजन इन विच प्रोटीन इज डाइजेस्टेड फर्स्ट, है ना, ऐसा कहते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है ये 3 टाइप के सिक्रीशन करती है। एक होती है जो एसिड का सिक्रीशन करती है, दूसरी म्यूकस का, ठीक है, और थर्ड म्यूकस, और थर्ड जो होती है वो पेप्सिन का सिक्रीशन करती है ना। हमारी बुक में ऐसा ही है पेप्सिन, बट ये एक इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट जब कुछ भी टाइप का डाइजेशन नहीं हो रहा होता है तो वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और बाद में जैसे जब प्रोटीन का डाइजेशन करना होता है तब ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। सो क्वेश्चन इज 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टमक? 3, सिक्रीशन ऑफ HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन। अब इन सब के फंक्शन देखते हैं। ये सारा जो है डिटेल सब मैंने पहले भी रिवाइज किया, अब आपको शॉर्ट में रिवाइज कर लेना है कंपटीशन के हिसाब से, और बोर्ड के लिए जो शीट क्वेश्चन आंसर करना है उसमें भी ये सारी चीजें लिखनी है, क्योंकि स्टमक डाइजेशन इन स्टमक 2 मार्क्स में, या फिर डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब HCl है, इसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, डाइल्यूट HCl होता है इसके अंदर, लेकिन उसका जो pH होता है 1.2 होता है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बट उसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। ये जो म्यूकस है ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट स्टमक वॉल, ठीक है, सिर्फ इसका इतना सा फंक्शन होता है। ये एक सिक्रीशन है म्यूकस ग्लैंड से, और पेप्सिन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करना। ये HCl का यहाँ पर फंक्शन देखते हैं, 2 इसके फंक्शन होते हैं। एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इन आवर बॉडी,
तो उसका रीजन है दिस पेप्सिन विच इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन वर्क ऑन दिस पीएच, है ना। अगर आपको प्रोटीन का डाइजेशन करना है तो मीडियम जो है वो एसिडिक होना चाहिए, तभी पेप्सिन वर्क करेगा। और एसिडिक होने के लिए ये HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम। अब व्हाई इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम? टू एक्टिवेट पेप्सिन, ठीक है। ये इसका एक तो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया, है ना। और अभी दूसरा फंक्शन है डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल माइक्रोब्स जो फूड के साथ एंटर हुए हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी अभी अब हम कोई भी अभी वायरस की बात करते हैं उसमें एक चीज बहुत कॉमन है कि खाने से कोई भी वायरस नहीं मतलब स्प्रेड हो रहा है, वो वायरस लंग्स में जाने की वजह से स्प्रेड हो रहा है ना। तो यहाँ पर खाने से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये वायरस इतने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में डिस्ट्रॉय हो जाता है ना। जैसे ही कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो है वो फूड पाइप के थ्रू पहले स्टमक में पहुंचेगा तो वहां पर ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से हम बाहर कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, लेकिन बॉडी के अंदर ये स्ट्रॉन्ग जो एसिड है वो किसी भी माइक्रोब या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो टू इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक हो गए। एक तो आपको पता है कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प कर रहा है और दूसरा डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन फूड, ठीक है। म्यूकस हो गया, पेप्सिन हो गया। नाउ डिसऑर्डर्स ड्यू टू दिस एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ HCl। अब बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये HCl अमाउंट में इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जब भी आप फूड खाओगे तो बॉडी जो है यानी ये जो ग्लैंड्स हैं एसिड को सिक्रीट करने वाली, इनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये HCl सिक्रीट करने लग जाएंगी। या फिर अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो भी ये जो ग्लैंड्स हैं वो एसिड सिक्रीट करती हैं, है ना। और ये एसिड ज़्यादा खाने और कम खाने दोनों की वजह से एक एबनॉर्मल कंडीशन यानी डाइजेशन में एबनॉर्मल कंडीशन को क्रिएट करता है जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। एसिडिटी में एक्चुअली में ये एसिड का सिक्रीशन जो होता है वो हाइपर सिक्रीशन हो जाता है। हाइपर सिक्रीशन की वजह से स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी वेपर्स भी बनती है। क्योंकि आपने कभी भी नोट नहीं किया और देखा नहीं होगा, लेकिन हम किसी भी एसिड की बोतल को अगर उसका लीड अगर ओपन करते हैं तो उसमें से वेपर्स निकलती है। यही जो वेपर्स है ये स्टमक से लेकर पूरी जो नेक वाला रीजन है इसोफेगस और माउथ तक पहुंचता है। माउथ तक आती है ये एसिडिटी तो बल्जिंग साउंड होती है क्रिएट, है ना, बल्जिंग होता है। और फिर अगर इसोफेगस में है तो इसोफेगस की जो वॉल होती है उसको भी डैमेज कर देते हैं। इसको इसोफेजाइटिस कहते हैं, मतलब जो जलन होती है वो गले में होती है। स्टमक में होता है तो इसको स्टमक में ये जो ऑर्डर्स हैं ये बदल जाते हैं पेप्टिक अल्सर में, पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। ज्यादा एसिड का सिक्रेशन होने की वजह से म्यूकस की जो वॉल है, मतलब म्यूकस की जो लेयर है, वॉल नहीं, वॉल तो स्टमक की है, उसके ऊपर म्यूकस लगाया हुआ है, पेंट जैसा होता है, लेयर होती है बड़ी बड़ी, है ना। तो थिकनेस जो होती है वो म्यूकस की कम होने लग जाती है और ये एसिड स्टमक वॉल पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेमेशन, बर्निंग, ऐसे सब सेंसेशन होते हैं, उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं, ठीक है। दिस एसिडिटी कैन बी रिवॉल्व बाय या दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय सम मेडिसिन नोन एज एंटासिड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसका जो फेमस एंटासिड है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने पिंक कलर की बॉटल्स देखी होंगी, वो उसमें ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कभी पीछे पढ़ोगे कंटेंट में बॉटल में तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉमनली और कमर्शियली नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटासिड होते हैं। अगर एंटासिड की डेफिनेशन पूछते हैं तो मेडिसिन विच आर यूज्ड टू रिलीव इन एसिडिटी और हाइपर सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये हो गया आपका स्टमक का डिस्क्रिप्शन। क्वेश्चन कैसे आएंगे? डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि नेम द सिक्रीशंस ऑफ स्टमक प्रेजेंट इन और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सप्लेन डाइजेशन इन स्टमक, है ना, डायरेक्टली ऐसे आ सकते हैं। फिर
which food substance or which type of nutrition take place in स्टमक, है ना। तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। अब क्वेश्चन ये है, हम जब लास्ट में करेंगे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हमने जैसे आपने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, डाइजेस्टिव ऑर्गन, एसोसिएटेड ग्लैंड और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो फूड सब्सटेंसेस यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आपने खाए हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में कैसे ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम अगर प्रोटीन की बात करें, मैंने एमाइलेज में जैसे बताया था, स्टार्च, एमाइलेज और ये होता है माल्टोज, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर स्टार्च है, कॉम्प्लेक्स फूड है, एमाइलेज एंजाइम है जो फंक्शन कर रहा है इस कार्बोहाइड्रेट पे, और ये माल्टोज यानी सिंपल शुगर है। लेकिन ये भी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब और एसिमिलेट नहीं होती, इसको आगे जाके किस में कन्वर्ट होना है, ग्लूकोज में। ऐसे ही प्रोटीन जो है वो किस में चेंज होते हैं, प्रोटीन चेंज हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। अब ऑब्वियसली ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये इसके छोटे मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पर स्टमक में वो काम कौन कर रहा है, पेप्सिन, ठीक है। अब दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारी टर्म्स निकल के आती हैं। अमीनो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, है ना। अब इनके स्ट्रक्चर वगैरह ये कुछ काम की नहीं है। हमारी बॉडी में एसेंशियल, नॉन एसेंशियल टाइप के 2 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। कहीं वर्ड हो जाए ओलंपियाड में दिया हुआ हो तो पता नहीं। एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी में बन नहीं रहे हैं, ठीक है, वो हमको बाहर से लेने पड़ते हैं, 10 होते हैं वो, और 10 टाइप के होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी हायर स्टैंडर्ड में आती है। और 13 टाइप के ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो लाइसिन, ग्लाइसिन ऐसे सब नेम होते हैं उनके, आगे INE लगा हुआ होता है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड अलग अलग स्ट्रक्चर में बनके प्रोटीन बनाते हैं, है ना। तो पॉलीमर मतलब मेनी यूनिट्स, और ये अमीनो एसिड क्या हुआ इसका, मोनोमर यानी सिंगल यूनिट। तो सिंगल यूनिट को मोनोमर बोलते हैं और बहुत सारे मोनोमर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पॉलीमर। और यहाँ पर उसका एग्जांपल है प्रोटीन। तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सिंपल मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाते हैं, अमीनो एसिड में चेंज हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है ये है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन मतलब अब कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है वो सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होने लग गए हैं, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद फूड कैसा हो गया है। नाउ व्हाट इज द नेचर ऑफ फूड व्हेन इट पास थ्रू या इट कम्स इन इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नेचर उसकी देखते हैं हम। ऑब्वियसली नेचर जो होगी वो एसिडिक होगी, एसिडिक होगा। कंप्लीटली डाइजेशन किसका होगा, है ना, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा। हम कह सकते हैं कि देयर विल बी डाइजेशन ऑफ सम पार्ट ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन, है ना। प्रोटीन का कितना पार्ट डाइजेस्ट होता है ये हमारे कंसर्न का नहीं है, ये हमको देखना भी नहीं, हमको बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता, क्योंकि वो सारी जो है फंक्शन इनवॉलेंटरी होती है, ठीक है। तो स्टमक के बाद जो फूड आता है वो आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। अब डायरेक्टली इसमें ये है कि सारे फूड का डाइजेशन हो जाएगा, मीन्स अल्टीमेटली जो भी फूड हमने खाया है कॉम्प्लेक्स फूड, इट विल चेंज इनटू ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। इसीलिए इसको कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। अब आपको पता ही होगा कि कितनी बड़ी इंटेस्टाइन है, 6.5 to 7 मीटर की, 6.5 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, जहां पर पूरा डाइजेशन यानी तीनों टाइप के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन का डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसीलिए उसका एरिया यानी उसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है ना। तो एब्जॉर्प्शन बाद की बात है, लेकिन डाइजेशन पहले होता है और वो भी कंप्लीट होता है। इसका मतलब इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कुछ सेक्शन हमने देख लिया है, लेकिन एक सबसे कॉम्प्लेक्स फूड न्यूट्रिएंट है
फैट, उसका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और वो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा पार्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक और माउथ में हो गया है, लेकिन फैट ऐसा है जो एज इट इज स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है। ठीक है, तो नेचर ऑफ फूड जो हम बात कर रहे थे स्टमक से कैसा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एसिडिक है, फुल ऑफ फैट है, मीन्स देयर इज नो डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस इन स्टमक और इन माउथ। फैट कम्स एज इट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो फैट होते हैं वो सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं जिनका डाइजेशन करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, यानी वहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उसका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे प्रोटीन का डाइजेशन 3-4 घंटे में होने लग जाएगा या हो जाएगा, फिर स्टमक अपना प्रोसेस करता रहेगा। लेकिन फैट को डाइजेस्ट करने में स्मॉल इंटेस्टाइन को 22 फर्दर और भी आवर्स लगते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा फैट है, अनसैचुरेटेड है कि सैचुरेटेड है। ठीक है, यहाँ पर ये और दो चीजें आती है, अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। ठीक है, जनरली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो वेजिटेबल यानी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है, या वी कैन से वेजिटेरियन फूड का जो है प्लांट में जो प्रेजेंट होता है फैट वो अनसैचुरेटेड होता है, और एनिमल्स में जो प्रेजेंट होता है एनिमल फैट जो होता है वो प्लांट फैट है ना, तो वो अनसैचुरेटेड, जैसे यानी हम ऑयल जो यूज करते हैं वो अनसैचुरेटेड है, जबकि घी है ना जो एनिमल के मिल्क से हम फॉर्म करते हैं दैट इज सैचुरेटेड फैट। अब आपको ये समझना है कि कौन सा फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो सैचुरेटेड फैट इज कंपैरेटिवली इजी टू डाइजेस्ट। अब क्यों होता है वो स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है कि जो सैचुरेटेड फैट होता है, अगर आपने कार्बन कंपाउंड में देखा हो तो ये मैंने समझाया था, सैचुरेटेड फैट का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, वहां पर सिंगल बॉन्ड है, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर है ना इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो जब भी डाइजेशन होगा पहले डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होंगे है ना, और फिर सिंगल बॉन्ड छोटे और मॉलिक्यूल में चेंज होगा, तो ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाती है अनसैचुरेटेड फैट को डाइजेस्ट करना। ये ऐसा टॉपिक भी ओलंपियाड में दिया हुआ है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, मीनिंग यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से है, और ये भी देख लेना है कि जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो एनिमल प्लांट फैट होता है, और जो सैचुरेटेड होता है वो एनिमल होता है। ठीक है, अब फैट का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सिर्फ एंजाइम मिलते हैं जो फैट को डाइजेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें एक एसोसिएटेड ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज लीवर है ना। लीवर जो है वो फैट के डाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और लीवर से एक स्पेसिफिक सिक्रेशन होता है जिसको बोलते हैं बाइल। ठीक है, और हेपेटिक जूस। ओके, बाइल और हेपेटिक जूस। अब यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीजें हैं, जैसे बाइल है इसका सिंथेसिस और स्टोरेज, सिंथेसिस लिवर में होता है ना, बाइल भी केमिकल है जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, कैसे करता है वो भी देखते हैं, लेकिन वो सिंथेसिस लिवर में होता है, स्टोर गॉल ब्लैडर में होता है। यहाँ पर ये चीज कंफ्यूजिंग करती है क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही होते हैं, तो सिंथेसाइज इन लिवर है, ये कंफ्यूज नहीं करना इससे, सिंथेसाइज इन लिवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब कई बार आपने देखा होगा जब सर्जरी होती है तो किसी पर्सन का गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है ना, उसमें स्टोन हो गया या उसमें कोई स्पेसिफिक टाइप का इन्फेक्शन हो गया या ट्यूमर हो गया, तो गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं और उससे ऐसा लगता है बॉडी नॉर्मल हो गई है। अब आप सोचो कि गॉल ब्लैडर रिमूव करने से क्या हो सकता है, एक टाइप तो सिर्फ स्टोरी तो कर रहा है, उसमें रखा हुआ है बाइल, दैट्स इट है ना, लेकिन अगर ये स्टोरेज नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि बाइल जो है वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन को जितना कम होगा वो उस बाइल को यूज करेगा, बाकी एक्सक्रीट होता रहेगा। तो गॉल ब्लैडर का स्टोरेज मतलब गॉल ब्लैडर खत्म होने से
कौन से ऑर्गन्स पे सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा? तो फर्स्ट है किडनीज, क्योंकि किडनी जो है वो गॉल ब्लैडर यानी ये जो बाइल होता है इसके अंदर, ये मैंने पहले भी जॉन्डिस में जब एक्सप्लेन किया था तब भी मैंने समझाया हुआ है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, है ना, जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये जो पिगमेंट्स हैं ये एज इट इज निकलने लग जाएंगे, इसकी ब्लड में जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। ऐसे पर्सन्स को फैट को डाइजेस्ट करने में ऐसा नहीं बहुत अच्छा फैट डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारा बाइल आ रहा है, नो ऐसा नहीं होता। उनको फैट लिमिटेड अमाउंट में खाना होता है और जो फैट का डाइजेशन होता है वो भी लिमिटेड हो जाता है ना। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लीवर पे, सॉरी किडनी पे इसका इफेक्ट होगा, क्योंकि किडनी को इतना सारा जो बाइल है वो सिक्रीट और उसमें से फिल्टर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो ये होता है बाइल जो लिवर से सिक्रीट होता है। अब बाइल के फंक्शन करते हैं, बाइल को हिपैटिक जूस भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये हिपैटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में हिपैटिक डक्ट से आता है। अभी हमने कोई डायग्राम यहाँ पर नहीं बनाया, डायग्राम आपको अपने आप स्टडी कर लेना है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करो तो इसके 3 पार्ट होते हैं, हमारी बुक में ऐसा कुछ भी नहीं है। स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी होती है, उसमें ऐसा डाइजेशन होता है, वो लीवर और पैनक्रियास से सिक्रीशन गेन करती है, ऐसा दिया हुआ है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर जो सारा डाइजेशन है वो एंजाइम्स के थ्रू होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से सिक्रीशन ऐसे होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो 3 टाइप के सिक्रेशन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलते हैं। एक लिवर से जो मिल रहा है दैट इज गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जिसका कॉमन नेम जो है वो है बाइल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पेनक्रियास से जो सिक्रीशन होता है पेनक्रियाटिक जूस, है ना। पेनक्रियास से सिक्रीशन होता है, ये एसोसिएटेड ग्लैंड में हमने 3 में किया है, सलाइवरी, फिर उसके बाद लिवर और पेनक्रियास, है ना। तो पेनक्रियाटिक जूस होता है और इंटेस्टाइन का खुद का इंटेस्टाइनल जूस, जिसके अंदर ऑलमोस्ट सभी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, है ना। पेनक्रियास में भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को फैट के अलावा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, है ना। ये सबने अगर कहीं कोई अच्छी बुक में से पढ़ा हो डाइजेशन तो उसमें दिया हुआ होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है उसको ड्यूडेनम कहते हैं, है ना, और सेकंड जो पार्ट है उसको ज्यूजिनम कहते हैं, इसकी स्पेलिंग्स वगैरह आप देख लेना। और ये जो पार्ट है लास्ट सबसे कॉइल्ड जो पोर्शन होता है इसको इलियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारी बुक में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे और बोर्ड में भी जब इतना डिस्क्रिप्शन नहीं था तो भी लास्ट ईयर शायद बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन रिसीव्स हिपैटिक जूस और पेनक्रियाटिक जूस, तो दैट इज ड्यूडेनम, है ना। जो फर्स्ट पार्ट स्टमक से अटैच होता है ड्यूडेनम, वो क्या करता है, ड्यूडेनम रिसीव करता है पेनक्रियाटिक जूस को और गैस्ट्रिक जूस को। जैसे ये यहाँ पर स्टमक खत्म हुआ और उसके बाद एक ये यू शेप की स्ट्रक्चर आती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। यहाँ पर एक स्फिंक्टर बना हुआ होता है, मैंने बताया था आपको स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर क्या होता है, कंट्रोलिंग यूनिट है फूड को। अगर ये नहीं हो, सपोज कोई गेट नहीं है तो आना जाना किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा हो जाएगा। स्टमक में आया फूड फटाफट चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऐसा नहीं। ये स्फिंक्टर 3 और 4 आवर्स तक क्लोज रहता है जब तक कि उस एसिडिक मीडियम में पेप्सिन अपना काम कर रहा होता है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीटली नहीं, जितना स्टमक को करना है उतना, क्योंकि बाकी का प्रोटीन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है। मेजर अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइजेस्टेड इन स्टमक, है ना। फिर उसके बाद ये स्फिंक्टर जो है वो खुल जाता है। इसकी मसल्स भी कैसी होती है, इनवॉलेंटरी होंगी। ये स्फिंक्टर खुलने के बाद जो फूड है वो ड्यूडेनम में आता है। और क्योंकि यहाँ पर फर्स्टली पहले फूड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर ही एक स्ट्रक्चर बनी होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर,
जिसको पेनक्रियास कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे स्टमक प्रेजेंट होता है और थोड़ा से राइट हैंड साइड से ये ड्यूडेनम ओरिजिन जो है वो उसका होने लग जाता है ना। और यहीं पर एक डक्ट बनी हुई होती है गॉल ब्लैडर से, जिसको बाइल डक्ट कहते हैं। ठीक है, या तो गॉल ब्लैडर से पहले लिवर में जाए बाइल, और बाइल से हिपैटिक डक्ट जो होती है वो इसमें ड्यूडेनम में खुलती है ना। तो ये जो गॉल ब्लैडर होता है ये लीवर के रफ डायग्राम है, लेकिन आपको समझना है लीवर के एकदम पास होगा, और ये जो बाइल डक्ट है या तो लीवर में अपना सिक्रीशन डाल देगा, बाइल डालता जा रहा है ना, और जो लीवर है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रहा है। तो हम ऐसा समझते हैं कि हिपैटिक डक्ट यानी लीवर से एक डक्ट ड्यूडेनम में आती है। तो आपको ये समझ लेना है कि ड्यूडेनम इज द रीजन वेयर हिपैटिक डक्ट, सॉरी मैंने इसको गैस्ट्रिक लिख दिया, इसका नाम है हिपैटिक, है ना। हिपैटिक जूस और पेनक्रियाटिक जूस बोथ आर रिसीव्ड इन ड्यूडेनम थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सी ओपनिंग होगी? पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी होगी? हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब ये डक्ट जो वर्ड है ये हमने एंडोक्राइन में भी पढ़ा है। ये कौन सी ग्लैंड हो रही है? एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इनके सीक्रेशन किसी ट्यूब यानी डक्ट के थ्रू हो रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में डालती है, तो उनको डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टर्म और याद रखनी है, ये जो ग्लैंड्स हैं, है ना, ये सारी ग्लैंड्स कौन सी हैं? एक्सोक्राइन। और ये जो पेनक्रियाज है ये डायबिटीज में भी हमने पढ़ा है, तो वहां पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों की तरह वर्क करता है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। इसलिए पेनक्रियाज को मिक्स ग्लैंड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार पूछा हुआ है, आ भी सकते हैं एग्जाम में। पूरा डाइजेशन नहीं है, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा, 2 मार्क्स का कोई और ऑर्गन से रिलेटेड पूछ लिया, क्योंकि ये बोर्ड में आपको पता है सिर्फ 2 ही सेक्शन अभी दिए हुए, डाइजेशन और रेस्पिरेशन, है ना। उसमें से भी अगर लास्ट ईयर रेस्पिरेशन में से पूछा हुआ है तो इस बार डाइजेशन में से पूछेंगे। तो मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं पेनक्रियास को? बिकॉज इट वर्क्स एज, अभी लिखने में ही प्रॉब्लम होती है, जब भी क्वेश्चन पूछते हैं एक पैराग्राफ में आंसर खत्म कर देते हैं स्टूडेंट, है ना। मैं हर बार ही समझाती हूँ, कोई कैसे लिखना है, इसका कैसे इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन का, वो देखो है 4-5 लाइन का है, लेकिन एक्सप्लेन करने का तरीका, आप मिक्स्ड है तो कैसे समझाओगे? बिकॉज इट इज मिक्स्ड, ऐसा आंसर नहीं होता इसका, है ना। पेनक्रियास वर्क्स एज एंडोक्राइन एंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, सो इट इज नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। पहले तो ये इसका आंसर हुआ, ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह वर्क करता है, इसलिए मिक्स्ड ग्लैंड है। अब हम ये हेडिंग लिखते हैं, पेनक्रियास एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये हेडिंग लिखने के बाद आप फंक्शन करोगे इंडाइजेशन, और इंडाइजेस्टिव सिस्टम पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्पार्ट ड्यूडेनम, और because it secrete its secretion from pancreatic duct, that's why it is exocrine gland। 2 लाइन का आंसर हो गया। फिर पेनक्रियास वर्क्स एज एंडोक्राइन, ऐसा लिखेंगे, है ना। तो एंडोक्राइन में क्या लिखेंगे? इन एंडोक्राइन सिक्रीशन पेनक्रियास सिक्रीट हार्मोन्स विच इज, 2 होते हैं लेकिन हमारी बुक में एक ही है, इसलिए हमको एक ही लिखना है। आगे आप जाके पढ़ोगे फिर कह दोगे मैम ने तो हमको एक ही सिखाया था। 2 ही होते, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, लेकिन 10th में इंसुलिन दिया हुआ है तो वही आपको लिखना है। इट सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट एनी डक्ट, सो इट वर्क एज ए एंडोक्राइन, ठीक है। वहां पर इंसुलिन के फंक्शन और ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्यों होता है वो लिखना है। 2 इसकी बात हो गई, एक तो डक्ट की बात करनी है, एंडोक्राइन है डक्टलेस है, डायरेक्टली ब्लड में डालता है। एक्सोक्राइन है विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में अपना सिक्रीशन डालता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेपेटिक जूस पेनक्रियाटिक जूस का फंक्शन। इंटेस्टाइन में ऑलमोस्ट सारे टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को और फैट को डाइजेशन करने वाले।
ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लेनी कि आप फैट का डाइजेशन जैसा आपने खाया है वैसा के वैसा ही हो जाएगा, मीन्स इतना बड़ा मॉलिक्यूल क्या डाइजेस्ट हो सकता है, तो उसमें ये रोल प्ले करता है बाइल, है ना। इसके फंक्शन फटाफट से कर लेते हैं। बाइल का थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट है इट मेक्स, स्टमक से फूड कैसे आ रहा है, एसिडिक, मेक फूड और मीडियम एल्कलाइन, ठीक है। जो इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आया था वहां से फूड का, उसको क्या कर देगा, एल्कलाइन कर देगा, और वी कैन से इंक्रीज पीएच, ठीक है, क्योंकि अब जो एंजाइम सारे फंक्शन करेंगे वो इंक्रीज पीएच पे करेंगे। यहीं से आपके वो वाले क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डाइजेशन। पीएच का इंपॉर्टेंस डाइजेशन में है क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो एक स्पेसिफिक पीएच पे फंक्शन करते हैं। क्यों हमको बार बार एसिडिक बनाना पड़ा कि बेसिक बनाना पड़ा, क्योंकि पेप्सिन एसिडिक पे वर्क करेगा, और अब जो एंजाइम है जैसे एमाइलेज है या लाइपेज हैं जो फैट को डाइजेस्ट करेंगे वो सारे एल्कलाइन पीएच पे वर्क करेंगे। तो बाइल का हो गया एक, तो फर्स्ट जो फंक्शन हो गया इट मेक्स मीडियम एल्कलाइन। सेकंड ग्लोबुलाइजेशन ऑफ, यानी ये फैट को ग्लोब्यूल्स में चेंज करेगा, फैट को छोटी छोटी बबल्स में चेंज कर देगा जिससे कोई एंजाइम उन पे स्पेसिफिकली अच्छे से वर्क कर पाए, है ना। तो ये भी बाइल का फंक्शन होता है कि ये फैट को वहां पर ग्लोब्यूल्स में चेंज कर सकता है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट इसके बाइल के फंक्शन हो गए। अब इन फैट ग्लोब्यूल्स पे एंजाइम जो वर्क करेगा उसका नाम होता है लाइपेज, ठीक है। लिपिड से वर्ड आया है लाइपेज, है ना। तो बाइल के फंक्शन क्लियर हो गए। सबसे पहला फंक्शन ही उसका यह है कि एसिडिक मीडियम को चेंज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एसिड जो स्टमक को डैमेज कर सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कर सकता है। तो इस इंटेस्टाइन में भी अल्सर होते हैं, स्वेलिंग होती है, जब ये कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता है या बाइल अच्छे से वर्क नहीं कर पाता या बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड है ना। तो फैट को पहले छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करना इम्पोर्टेंट होता है, और फिर बाइल में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नाम के जो पिगमेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बाइल, अब एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइन के, कौन कौन से एंजाइम फंक्शन करते हैं वो देखो, लाइपेज फॉर फैट, फिर एमाइलेज वहां पर सलाइवरी था, यहाँ पर दूसरा एंजाइम है, लेकिन ये किसका डाइजेशन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। अब यहाँ पर मैंने कार्बोहाइड्रेट लिखा है, स्टार्च नहीं लिखा, क्योंकि बाकी सारा जो फूड है कार्बोहाइड्रेट में, और जो दूसरी शुगर है, जैसे आपने मिल्क लिया है तो लैक्टोज शुगर होगी, या और कोई दूसरे टाइप का जो कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए उस सारे कार्बोहाइड्रेट पे सलाइवरी एमाइलेज सिर्फ स्टार्च पे वर्क करता है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे वर्क करेगा, और प्रोटीन के लिए यहाँ पर फिर से मिलेगा ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये तीनों जो फूड है, फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा इतना सेक्शन हो गया कि कौन कौन से एंजाइम मिलते हैं। तो तीनों टाइप के न्यूट्रिशन के, यानी तीनों जो फूड है उनके हमको यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम मिलते हैं। कौन से पार्ट में होता है, तो ये ड्यूडेनम में होता है ना। ड्यूडेनम विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको लिखना है। अगर डाइजेशन वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है उसमें भी आप ये लेबल कर सकते हो। जब डायग्राम, ओनली डायग्राम पूछा हो, तो जब इतनी डिटेल आप लेबलिंग करते हो तो आपके जो 3 मार्क्स होते हैं वो कंफर्म होते हैं, और 100% जो बोर्ड में 3 मार्क्स का एक डायग्राम पूछते ही हैं, या तो 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का। और उसमें हमको ऐसा लगता है डायग्राम में क्या है, मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। डायग्राम में नीट एंड क्लीन और लेबलिंग, जैसे अगर 3 मार्क्स का तो नीट एंड क्लीन बना होगा तो उसका 1 ही मार्क है, 2 मार्क्स लेबलिंग के होते हैं, है ना। और कई बार तो बुक्स में 2 और 3 लेबल ही दिए हुए हैं, तो इसका डिटेल लेबलिंग करोगे तो वो मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। सारा जो पोर्शन है ड्यूडेनम का, उसमें सारे जूसेस प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है।
देन व्हाट इज द यूज ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, और इतनी लंबी इंटेस्टाइन होने का क्या मतलब है। तो जो बाकी का पोर्शन है वहां पर ये जो आपने डाइजेस्ट किया है सारा फूड, उसका एब्जॉर्प्शन होगा, है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि अब वो जो इजीली एब्जॉर्ब, हमने सबसे पहले क्या किया था, न्यूट्रिशन क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू इजीली एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस। अब इजीली एब्जॉर्ब हो गए, यानी जो सारा फूड है वो एक छोटे से मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज में चेंज हो गया, जिसको बॉडी इजीली ले लेगी। और फिर इस ग्लूकोज का जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा सेल्स के अंदर, तो अब इसका यूटिलाइजेशन करेंगे एनर्जी बनाने में या अदर मेटाबॉलिक पर्पसेस के लिए, है ना। तो वहां पर ये जो ग्लूकोज है ये यूटिलाइज होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन और द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म कर देंगे। उसके बाद डाइजेशन खत्म हो जाएगा। इसको अमीबा से भी आप कंपेयर करना, अमीबा में भी सेम प्रोसेस है बट इन द वन सेल ओनली है, वो सिर्फ एक ही सेल में है ना। तो बाकी की जो है वो ऑर्गन जो है, अब हमारे पास सिर्फ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यानी कौन सा फूड किस में कन्वर्ट होता है ये करने का, तो डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन जो फूड का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना। और उसके बाद रेक्टम और एनस। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम रेस्पिरेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।